हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड मीन्स अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। इसके पहले के वीडियो में हमने अम्ल तथा क्षारक के बारे में पढ़ लिया था और आज हमें पढ़ना है अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अम्ल जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है किसी दूसरे तत्व के साथ, किसी दूसरे धातु के साथ, यौगिक के साथ, तो अभिक्रिया करने के बाद क्या हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहला हम देख रहे हैं, हमारा पहला अभिक्रिया है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, और एक बात और हम जान लेते हैं, केमिस्ट्री है यानी रसायन विज्ञान है, तो इसमें आपको जो भी अभिक्रिया होगी, जो भी रिएक्शन होंगे, वो तो आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि जैसे कि अम्ल और धातु जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप याद ही कर लोगे, कुछ चीजें होती है जिसे समझना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे भी कि क्या उत्पाद बनता है, रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट मिलता है, और ये रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसे बन रहा है, उसका जो रासायनिक सूत्र है वो हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि क्या होता है जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होती है, तो उस केस में आपको रिएक्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, यानी अभिक्रिया देखना पड़ता है और अभिक्रिया को संतुलित अवस्था में लिखना होता है, यानी अभिक्रिया आप लिख दिए उसके बाद उसको संतुलित भी करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे संतुलित कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, बट ये सारा पार्ट आपका प्रीवियस क्लास का है, पहले क्लास का है, बट यहाँ पे हम थोड़ा रिवाइज भी करवा देंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पे लिखा है अम्ल प्लस धातु जब रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने के बाद हमें क्या मिलता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अम्ल हमें चाहिए तो कोई सा भी अम्ल ले लेते हैं, यहाँ पर रिएक्शन लिखकर हम बताएंगे। ये तो आपका फाइनल आंसर है और ये आपका जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जिसे आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अम्ल का जब धातु के साथ रिएक्शन होता है तो लिखते हैं, यहाँ पे अम्ल को हमने क्या सपोज कर लिया है, H2SO4, यानी ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपको इसका रासायनिक सूत्र याद करना पड़ेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। फिर एक्वस फॉर्म में यहाँ पे देखो AQ लिखा है ना, AQ क्या डिनोट कर रहा है कि जली विलयन है। H2SO4 का हम जली विलयन लिए हुए हैं। ठीक, प्लस अब धातु के साथ अभिक्रिया करना है, धातु कोई सा भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे जिंक को ले रहे हैं। ठीक है, जिंक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, Zn होता है। ये जो एरो है ये क्या बता रहा है कि अभिक्रिया हो रही है। ठीक, अब जब सल्फ्यूरिक अम्ल का जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पता है कि अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो देखो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, इसके लिए क्या करना है, लवण के अलावा जो भी बन रहा है उसको पहले लिख लो। जैसे हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिख दो H2। और ये हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो हमारा हमेशा H2 के फॉर्म में होता है, H कभी नहीं लिखते हैं। ये द्विपरमाणुविक होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो द्विपरमाणुविक होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। इसको हम ऐसे H नहीं लिख सकते हैं, H लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये हमेशा H2 लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि H2 जब निकल गया तो देखो यहाँ का H2 तो यहाँ आ गया, यहाँ भी बात सही है। अब बचा क्या, Zn बचा है और SO4 बचा है, यही ना बचा है, Zn और SO4। तो यहाँ पे लिख देते हैं Zn SO4। ठीक, अब ये Zn SO4 सही है हमारा कि गलत है, ये भी हमें जानना होगा कि ये हम लवण बना तो दिए, बट क्या ये कोई लवण है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखो ये क्लास 9th का ही है, परमाणु तथा अणु वाले चैप्टर में हम लोग इसको पढ़े हुए हैं।
बट यहाँ पे फिर से हम पढ़ा देते हैं कि ये क्या होता है। ZnSO4 को रिवाइज करवा दे रहे हैं कि ये ZnSO4 बना है, अगर बना दिए हैं तो ये सही है कि गलत है, ये कैसे जानेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हमें यौगिक बनाना होता है तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक जिससे मिलकर बना होता है, जिस आयन से मिलकर बना हुआ है या जिस तत्व से मिलकर बना हुआ है, हम उसको लिखते हैं। यहाँ पे देखो ये Zn और SO4 से मिलकर ZnSO4 बना है, तो सबसे पहले लिख देंगे Zn। हम यहाँ पे बनाने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। ठीक है, Zn और SO4 ये आप अणु तथा परमाणु वाले चैप्टर में ही जान गए होगे, पढ़े होगे, तो आपको याद होगा कि जो Zn का होता है उसकी संयोजकता +2 होती है और SO4 की जो संयोजकता होती है वो -2 होती है। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्लास 9th की बुक से पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, Zn का +2 होता है, SO4 का -2 होता है। अब इसमें हमें क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर दो। जैसे कि हम लोग मैथ में सिंप्लीफाई करते हैं ना, सरलीकरण करते हैं, तो इसमें भी इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक, ये +1 ये -1, अब इसको इसके साथ क्रॉस कर दो। ठीक है, तो Zn का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करते समय, गुणा करते समय, ये प्लस माइनस नहीं देखते, बस नंबर आपको देखना है। तो Zn का 1 के साथ गुणा कर देंगे तो Zn, SO4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे तो ZnSO4। इतना हो गया। अब कैसे हमें पता चला कि ये ZnSO4 है वो सही है कि गलत है, तो इसको देखो, इसका चेक करने का तरीका है कि Zn है, Zn के कितने परमाणु यहाँ प्रेजेंट है, एक ही, तो 1 × 2। अब Zn की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। ठीक है ना, तो Zn की वैलेंसी +2 होती है, तो +2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब एक तत्व से दूसरे तत्व या दूसरे आयन में हम गए तो प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक, SO4, ये SO4 क्या है, ये SO4 इसको सिंगल मानेंगे। अगर SO4 ऐसा लिखा होता तब इसको डबल मानते कि इसके 2 परमाणु है, तो यहाँ पे ये सिंगल है तो यानी ये 1, फिर × SO4 का जो संयोजकता क्या होता है, ये -2 होता है। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, +2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 ही आने वाला है। ये प्लस के सिंबल को ऐसे ही प्लस लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 का +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ गया, और 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये +2 और -2, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक साइन और ऋणात्मक साइन है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे क्या बन गया, 0। तो इस पे जो टोटल आवेश है ZnSO4 पे वो क्या है, 0 है। तो ये हमारा जो यौगिक बना है वो सही यौगिक बना है। जो हम 0 देख के सही किए कि 0 आ गया तो सही है, क्योंकि जो यौगिक जो होता है उदासीन होता है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। 0 क्या शो कर रहा है, कोई भी चार्ज नहीं शो कर रहा है। अगर यहाँ पे आंसर -1 आ जाता, सपोज आप इसको सॉल्व किए और इसका आंसर -1 आ गया, तो ये क्या बताता कि यौगिक जो है उस पर -1 चार्ज है, और अगर +1 आ जाता तो ये बताता कि यौगिक पे +1 चार्ज है। बट हम लोग परिभाषा से क्या जानते हैं, परिभाषा से जानते हैं कि यौगिक जो होता है वो उदासीन होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब जो ZnSO4 है वो क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यही बना दिया था, H2SO4 एक्वस का जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाया तो ZnSO4 + H2 गैस बना है। इसको ये कैसे बना इसको इसमें बताए हैं। ठीक, अब देखो अम्ल लेना था तो ऊपर वाले में H2SO4 के साथ देख लिए। अब अम्ल में कोई दूसरा अम्ल भी ले सकते हैं, यहाँ पे HCl ले लिए। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, तो इसका भी रिएक्शन करवा के एक बार देख लेते हैं।
यहाँ पे एक्वस है, AQ क्या शो कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जलीय विलयन को शो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो दूसरे का देख लेते हैं, HCl का जिंक के साथ रिएक्शन कराना है। अच्छा, ऊपर वाले में एक चीज और नहीं बताए थे, हम बोले थे कि अभिक्रिया करवाने के बाद समीकरण को संतुलित किया जाता है। संतुलित करने का क्या मतलब होता है, संतुलित करने का मतलब होता है कि जो ये रिएक्शन का साइन है, एरो का साइन है, उसके बाएं साइड यानी इस साइड और दाएं साइड यानी इस साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड जितने भी तत्व हो उनका नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर नंबर सेम है तभी वो क्या होगा, संतुलित होगा। ठीक, यहां से देख लेते हैं, H2 हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर भी H2 है यानी हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पे देखो H हमारा क्या है, संतुलित है। ठीक, अब सल्फर को देख लेते हैं, S, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे कुछ कोई नंबर नहीं लिखा है ना, कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब 1, तो सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। ठीक है, तो सल्फर भी हमारा संतुलित है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन के साथ 4 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 4 परमाणु को लिए हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ 4 है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित है। इसके बाद जिंक को हमें देखना है, तो यहाँ पे जिंक का इधर साइड देखो, बाएं साइड जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, यानी जिंक भी हमारा संतुलित है। ठीक है, ये हम ऐसे ये पूरा हर एक अभिक्रिया में नहीं बताएंगे, बस ये पहला अभिक्रिया था तो इसमें हम पूरा बता दिए हैं कि कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका होमवर्क है कि हर एक अभिक्रिया को आप चेक करो, और आपको कोई भी डाउट हो तो डाउट सेशन में या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा, अब अम्ल है, अम्ल की जगह HCl को लेके एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे HCl का, यहाँ पे भी HCl का जलीय विलयन लेना है, तो यानी एक्वस ले लिए, AQ लिख दिए, प्लस JDN यानी जिंक, जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो हम क्या बताए थे, सबसे पहले लवण के अतिरिक्त जो बनता है उसको लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर भी H2 लिख दो। ठीक, फिर प्लस, अब इसको संतुलित करो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 लिख दो, तभी तो जाके दोनों साइड हाइड्रोजन संतुलित रहेगा। अब जो बच्चा है उसको लिख दो, क्या बच्चा, ZnCl2। ठीक है ना, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे देखो क्लोरीन के साथ 1 है और 2 का गुणा कर दिए 1 में, 2 हो गया। ओवरऑल क्लोरीन यहाँ पे कितना मिला, हमें 2 मिला, और यहाँ पे आगे 1 है, 1 का गुणा 2 में किए तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है, 2, तो क्लोरीन भी सही है, तो ZnCl2। बट हमें चेक क्या करना है, ये जो ZnCl2 बन गया है वो क्या सच में कोई यौगिक है कि आयन है, तो देखना होगा। यौगिक रहेगा तो इसका मतलब क्या है, इस पर जो हम चार्ज निकालेंगे, आवेश निकालेंगे, वो आवेश 0 रहेगा, तब जाके ये यौगिक रहेगा और हमारा जो रिएक्शन हम लिखे हैं, अभिक्रिया जो लिखे हैं वो सही रहेगी। ठीक है, ये ZnCl2 यौगिक है कि नहीं उसको जानने के लिए पहले इसका अभिक्रिया का देखेंगे। ये देखो ZnCl2 किससे बना है, जिंक, Zn मतलब जिंक, Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन और जिंक से मिलकर बना है, तो पहले Zn इधर लिख देंगे और इधर क्लोरीन लिख देंगे। ठीक, Zn की संयोजकता +2 होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको अगर पता नहीं है तो आप क्लास 9 की बुक से एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, या फिर मेरा जो वीडियो है उस वीडियो को देख लेना आप। ठीक है, तो जिंक का क्या हो जाएगा, +2, और क्लोरीन का क्या होता है, -1। फिर अब इसको तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, +2 और -1, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग मैथ में सिंप्लीफाई करते हैं, उसको सरल करते हैं, तो अगर अंश और हर है तो क्या हम सोचते थे कि जैसे 35/20 है, इसको कोई सिंप्लीफाई करने को बोलता था, सरल करने को बोलता था, तो हमें ऐसे नंबर से करना था जो अंश को भी काट दे और हर को भी काट दे,
तब जाके वो सरल होता था। ऐसा नहीं होता था कि अंश को किसी दूसरे नंबर से काट दो और हर को किसी दूसरे नंबर से काट दो। सेम चीज यहाँ पर भी है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एक ही नंबर से काटना होगा। +2 को और -1 को क्या ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो दोनों को काट पाए? कॉमन नंबर है लेकिन वो 1 है, और उस नंबर को कट करने से कोई हमें इफेक्ट नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाले। +2 को 1 से डिवाइड कर दो फिर से +2 ही रह जाएगा, और -1 को 1 से डिवाइड कर दो फिर से -1 ही रह जाएगा। इसलिए ये अब और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ठीक, इसकी हमें संयोजकता पता चल गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ZnCl2। ठीक, अब चेक करना है 0 आ रहा है कि नहीं। जिंक के कितने अणु, जिंक के कितने परमाणु हैं? 1 है। 1 इंटू जिंक पे कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है, तो यहाँ पे +2 लिख दिए। अब जिंक से हम क्लोरीन में जा रहे हैं, एक तत्व से दूसरे तत्व में जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक, अब क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 2 इंटू क्लोरीन पे कितना साइन है? -1 का साइन है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, +2 -2, ठीक है ना। तो ये कैंसिल होकर 0 आ गए। इसका मतलब जो ZnCl2 था वो हमारा यौगिक है। इसका मतलब जो हम यहाँ पे अभिक्रिया लिखे हैं ZnCl2, यानी इसको क्या पढ़ते हैं? जिंक क्लोराइड, ये हमारा सही है। ठीक, अब पहला हम देख लिए कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब हम उसका दूसरा देख लेते हैं। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है? लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है, जल का H2O होता है। अब ये जो लवण होगा ये डिपेंड करेगा कि किसका किसका हम लोग अभिक्रिया करवाए हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और एक बात और जान लेते हैं कि ये कार्बोनेट है, ये कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी यौगिक में अगर CO3 लिखा होगा, देखो जैसे यहाँ पे CO3 लिखा है ना, तो CO3 लिखा रहेगा तो वो हो जाएगा हमारा कार्बोनेट। अब धातु कार्बोनेट, तो जो हमारा आवर्त सारणी इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो आवर्त सारणी वाले चैप्टर में हमें पता चल जाएगा कि जो S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, S ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो धातु होते हैं। तो S ब्लॉक के तत्व के साथ अगर CO3 कहीं लगा हुआ है तो वो उसका मतलब क्या? धातु कार्बोनेट है। ठीक, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, उसके साथ अभिक्रिया करवा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से अभिक्रिया करवाते हैं। NO2CO3, NO2CO3 हो गया, प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया करना HCl, ये सॉलिड में होता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, तो ये सॉलिड हो गया। HCl हमारा एक्वस होता है, तो जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखो क्या बन रहा है? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। हम क्या बोले थे कि पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल का लिख दो, जल का रासायनिक सूत्र लिख दो, CO2 और H2O लिख दिए। ठीक, अब इसको संतुलित कर लो। यहाँ पे कार्बन 1 है, ठीक है ना, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यानी कार्बन संतुलित है। फिर ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन ये 2 और इसका 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ इधर साइड भी बाएं साइड भी हाइड्रोजन को 2 बनाना होगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक, तो 2HCl हो गया। अब इसके बाद देखो जो बचा हुआ है उसको लिख दो। क्या क्या बचा है? ये Na2CO3 वाला बचा हुआ है ना, ये Na2CO3 बचा हुआ है और इसका 2Cl बचा हुआ है, एक Cl, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई यानी 2Cl, तो यहाँ पे बन जा रहा है NaCl इंटू 2 NaCl हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद चेक करो कि जो आप बनाए हो वो सही है कि नहीं।
तो ये आपका होमवर्क है, आप एक बार चेक कर लेना कि NaCl जो है वो उस पर कितना चार्ज होता है। अगर 0 चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब NaCl यौगिक है, और आप देखोगे तो आपका 0 चार्ज आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो L क्या शो कर रहा है कि ये जो जल है वो क्या है, द्रव अवस्था में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस अवस्था में रहता है। ठीक है, अब इसके बाद है अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अभी तक हम लोग अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया देखे, धातु के साथ देखे, फिर धातु कार्बोनेट के साथ देखे, और अब हमें देखना है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है अम्ल, तो क्या बनता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। तो कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 होता है। ठीक है, ये आगे Na लगा है यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम एक धातु होता है। जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो फिर से वही सेम बन जाएगा, पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम लिख लेंगे यानी जल का लिख लेंगे, उसके बाद फिर जो बचा रहेगा उसको लिखेंगे, और उसके बाद उसको चेक करेंगे कि वो यौगिक है कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये खाने वाला सोडा। ठीक है, जो सोडा हम लोग अपने खाने में डालते हैं, बहुत सारा चीज खाना बनाते हैं तो उसमें सोडा भी ऐड कर देते हैं, तो ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें हम लोग इनो पीते हैं, तो ये इनो जो होता है या फिर हम लोग सोडा जो पीते हैं वो सोडा करता क्या है, तो देखो यहाँ से जान लेते हैं कि हमारा जो पेट होता है उसमें क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो स्रावित होता रहता है, वो निकलता रहता है, उसको रिलीज करता रहता है, जिससे वो क्या करता है, HCl जो होता है वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक, अगर हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं तो ज़्यादा खाना को पचाने की ज़रूरत होती है, और जब ज़्यादा खाने को पचाने की ज़रूरत होती है तो HCl जो होता है वो भी अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है। तो जब HCl अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो हमें क्या होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, अम्लीयता की प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा HCl के स्रावित होने की वजह से। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा खाते हैं। तो जब बेकिंग सोडा खाते हैं तो वो क्या बना देता है, NaCl बना देता है, यानी जो अधिक अम्ल बन गया है उसको लवण में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तब पर भी क्या बनता है, लवण और जल। यहाँ पे भी देखो HCl और NaOH जब अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, HCl प्लस NaOH, इसमें भी यही अभिक्रिया करके पहले जल बन जाएगा, तो जल का रासायनिक सूत्र लिख दिए H2O प्लस जो बचा Na और Cl, NaCl लिख देंगे, और इसको देखो अभिक्रिया को संतुलित आप करोगे तो ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल जब अभिक्रिया कर दिया तो लवण और जल बन गया। धातु ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड इसके नीचे क्यों लिखे हैं, क्योंकि अम्ल के साथ क्षार जब क्रिया करता है तभी लवण बनता है। ये यहाँ पे हमने देखा है ना, ये अम्ल प्लस क्षारक का अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर भी
अभिक्रिया कराने पे अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करने पे भी लवण बन गया। इसका मतलब है कि जो धातु ऑक्साइड है वो क्या किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति होगा, तभी तो वो अम्ल का के साथ अभिक्रिया करके अम्ल को उदासीन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया देख लेते हैं। ये CuO है, ये कॉपर ऑक्साइड इसको बोलते हैं। 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब अभिक्रिया करता है तो कॉपर क्लोराइड बना देता है और साथ में जल बनाता है। जो कॉपर क्लोराइड का रंग क्या होता है, नीला हरा होता है, और कॉपर ऑक्साइड का रंग काला। जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर ऑक्साइड को डालकर किसी बीकर में डालकर हिलाते हैं तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जो बीकर का जो कलर होता है, रंग होता है, वो नीला हरा हो जाता है। नीला हरा होने का मतलब क्या है कि वो जो कॉपर ऑक्साइड था वो कॉपर क्लोराइड में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये सब आपको लर्न करना होगा, बट लर्न करने के साथ साथ समझना भी होगा कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। पता चला आपको सब आता है लेकिन आप अभिक्रिया ही गलत करके आ गए, जो आप यौगिक बनाए वो यौगिक होता ही नहीं था। तो ये सब भी चीजों को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हमारा अम्ल की धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। ऑक्साइड का मतलब क्या था, O आना चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, और हाइड्रोक्साइड का मतलब OH प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जब धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब पर भी लवण और जल बनता है। तो देखो ये MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना देता है और जल बना देता है। ये मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम कहाँ भी यूज करते हैं, हम देखते हैं कि जब गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर एक दवा देता है जो घोल टाइप का लगता है, जैसे लगता है कि चूना का घोल है, ये वाइट वाइट दिखता है घोल टाइप का, तो वो एक्चुअली होता क्या है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है। और ये भी देखो जब धातु हाइड्रोक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाता है यानी अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो इसीलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी जब हमें गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उस समय लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, आराम हो जाता है। आराम होने का रीजन क्या है, अम्ल जो अधिक मात्रा में स्रावित हो गया है वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखो संक्षारक प्रकृति। अम्ल जो होता है उसमें संक्षारक प्रकृति होता है, यानी वो बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। इसमें HCl, H2SO4 और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये बहुत ज्यादा ही तेज अम्ल होते हैं, यानी इसका प्रभाव जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि जो HCl होता है, H2SO4 होता है और HNO3 होता है, इसका प्रभाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। इसका अगर डायरेक्ट यूज करते हैं, अगर हमारे त्वचा पे गिर गया या फिर किसी लकड़ी पे गिर गया या कपड़े पे गिर गया तो उस पूरे कपड़े को, लकड़ी को या फिर हमारे जो त्वचा होता है उसको हानि पहुँचाता है। ठीक है, और अम्ल को धातु के बर्तन में नहीं रख सकते हैं। अम्ल को धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं, जैसे कि सिरका को, दही को, नींबू के रस को, ये सब को हम लोग तांबे के बर्तन में इसमें नहीं रखते हैं। इसका क्या रीजन है कि जो अम्ल होता है, यानी नींबू में भी अम्ल होता है, दही में भी अम्ल होता है, वो जब तांबे के बर्तन यानी धातु के साथ उसको उसमें रख देंगे तो वो उसके साथ अभिक्रिया करके लवण बना देता है, और जो लवण बनता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए अम्ल को कभी भी हम लोग धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं। कि फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।